Okay, so next topic is 15.2.3 inland fisheries. तो yesterday we talked about the marine fishery, ठीक है, जिसे हम मैरीकल्चर आपको बताया था कि हाँ, मैरीन फिशिंग इज कॉल्ड एज मैरीकल्चर एंड रिवर में जो हम या पॉन्ड्स में करते हैं उसे भी कॉल इट पिसी कल्चर, जो आप जान रहे हैं, पिसी कल्चर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनलैंड फिशरीज. ओके, सो इनलैंड फिशरीज का मतलब क्या हुआ कि ऐसी नदियां जो आपके लैंड में बह रही है या समुद्र से कोई अगर नदी जुड़ी हुई है और वो जमीन के अंदर तक आई हुई है, ठीक है, तो ऐसे रिवर्स को हम कहते हैं इनलैंड रिवर्स या इनलैंड रिजर्वायर्स. सो वी विल टॉक अबाउट इनलैंड फिशरीज, यानी कि जो जमीन पर है, यानी नदी है, तालाब है, रिजर्वायर है, झील है, या अगर समुद्र का भी जुड़ा हुआ है तो वो समुद्र में नहीं है बल्कि जमीन के अंदर आया हुआ है. ओके, सो लेट अस सी. Freshwater resources include canals, ponds, reservoirs and rivers. ठीक है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है, आपने वाटर रिसोर्सेज पढ़ा. वाटर रिसोर्सेज में दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, दूसरा है सलाइन, खारा. तो फ्रेश वाटर में मीठा पानी का क्या स्रोत होता है? लाइक कैनाल, नहर हो गया, तालाब हो गया, झील हो गए, नदियां हो गई, ये सब हो गए. These are called fresh water resources. Brackish water resources, where sea water and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons, are also important fish reservoirs. अब इसमें देखिए, ब्रैकिश वाटर कहते हैं यानी मटमैला पानी. ब्रैकिश वाटर, मटमैला, हाँ, जिसमें मिट्टी मिली रहती है, खारा होता है, जो साफ नहीं होता है, ताज़ा पानी नहीं होता है. ताज़ा पानी नहीं, यानी कि उसमें मिट्टी हो सकता है या नमक खारा हो सकता है, जो भी है, बट इट इज़ नॉट क्लीन वाटर, नॉट फ्रेश वाटर. तो वी कॉल इट ब्रैकिश वाटर. हाँ, मतलब वो मटमैला भी हो सकता है, या मतलब कि पानी गंदा भी हो सकता है, या उसमें समुद्र का खारा पानी भी मिला हो सकता है. ठीक है, यानी कि देखिए, एक है कि जैसे आप कहीं जाते हैं, तालाब में देखते हैं साफ पानी है ना, पानी बिल्कुल अगर साफ है तो उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. और अगर पानी गंदा है, किसी भी तरह से गंदा है, या तो उसमें मिट्टी पड़ा हुआ है, ठीक है, या सड़ रहा है गंदगी से, या समुद्र का खारा पानी मिला हुआ है, ठीक है, हाँ, तो दैट वी कॉल एज ब्रैकिश वाटर. सो ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज where sea water and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons, are also important fish reservoirs. कहा जा रहा है कि जो ब्रैकिश वाटर रिसोर्स होते हैं, और ब्रैकिश वाटर कहाँ पर पाया जाता है? जैसे कि सी वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है. और सी वाटर फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? देखिए, डेल्टा एरिया में, आप जानते हैं, जहाँ नदी सागर में जाके मिलती है, वेयर द रिवर मीट्स द सी, तो वहां पर क्या है, रिवर का भी फ्रेश वाटर तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ सी का और डेल्टा का जो मट्टी है पूरा भरा हुआ, तो गाद जमा होता है और सी वाटर भी मिक्स हो रहा होता है आके, नमकीन पानी. तो वहां पर जो है, और ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं? या तो डेल्टा हो गए या एस्चुअरी हो गए. एस्चुअरी आपको याद है, बताया था, जहां थोड़ा हाइट से पानी गिरता है समुद्र में सीधे, उस एरिया को हम एस्चुअरी कहते हैं. ठीक है, डेल्टाज एंड एस्चुअरीज होते हैं. ज्योग्राफी में बताया था आपको कि जैसे जहां नदी धीरे धीरे बहती हुई अल्टीमेटली सागर समुद्र से मिलती है, वी कॉल इट डेल्टा. डेल्टा तो आप जान रहे हैं. लेकिन जहां स्लोप मतलब प्लेन एरिया की जगह अगर वो हिली, थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे एरिया से सीधे गिरती है पानी समुद्र में, समुद्र के आसपास, तो वहां पर जो फीचर बनता है ज्योग्राफिकल, उसको हम कहते हैं एस्चुअरी. हाँ हाँ, जैसे गंगा नदी की अगर हम बात करें, तो गंगा नदी क्या है, पहाड़ों से निकलती है, धीरे धीरे प्लेन्स में होते हुए जब जाती है, बंगाल के पास पहुंचती है, तो उसका ढलान जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पूरा प्लेन एरिया है. तो पानी बहुत धीमा धीमा बहता हुआ जाके और सी में मिल जाता है. तो बताया था कि वहां पर जो ट्रायंगुलर जो एरिया बनता है फैलाव से, नदी और सिल्ट के डिपॉजिट से,
तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा तो आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ जैसे वेस्टर्न घाट्स की हम बात करें, तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है कि अरेबियन सी है और उसके बगल में ठीक घाट्स उठे हुए हैं ऊंचाई से। तो वहां पर क्या है कि कुछ नदियां जो हैं कि जो वहां बहती हैं तो सीधे थोड़ा सा ऊंचाई से गिरती है समुद्र के बगल में, बीच के आसपास। तो वो जो फीचर होता है उसे हम कहते हैं एस्चुअरी। ठीक है, समझ गए? हाँ, जहां ऊंचाई से पानी गिरता है समुद्र में जाके नदी का। स्लोप ही कहेंगे ना यहाँ पे। नहीं, स्लोप मतलब कि जेंटल स्लोप नहीं होता है, स्टीप स्लोप होता है। जेंटल स्लोप होगा तो डेल्टा बनेगा, लेकिन अगर ऊपर से ऊंचाई से मतलब झटके से गिरेगा, झटका मतलब कि तेजी से, जैसे कि देखिए घाट किसको बोलते हैं कि बिल्कुल जो है मतलब खड़ा पहाड़ होता है, लगता है समुद्र से थोड़ा आगे बढ़े और हमें ऊंचा ऊंचा पहाड़ मिल गया, तो वही है वेस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स का तो आपको पता है कि ऊंचाई ज्यादा नहीं और स्लोप जो है जेंटल जेंटल है स्लोप जो है। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं तो वहां पर कुछ नदियां जो है तो वो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं और वो वहां एस्चुअरी बनाती हैं। तो वो जो है समुद्र में ऐसा लगता है कि ऊपर पहाड़ से सीधे नीचे गिर जाती है ऊंचाई से। अब ऊंचाई का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 1000 फीट से गिर जाती है, लेकिन हाँ 20 फीट 50 फीट से भी गिरती है। तो वो एक तेजी से गिरती है, तो वहां पर क्या है कि उस अलग तरह का फीचर बनता है, डेल्टा की तरह नहीं बनता है, तो उसको हम एस्चुअरी कहते हैं। हाँ, डेल्टा में तो है कि स्मूथ फ्लो होता है पानी, धीरे धीरे अपना बिल्कुल, क्योंकि वहां तो प्लेन हो गया है पूरा, तो पानी धीमा धीमा बहता हुआ अपना मिलता है। तो वहां पर धीरे धीरे जो सिल्ट जो गाद लाता है मिट्टी, वो डिपॉजिट होता है, तो वो हम उसको कहते हैं डेल्टा। और जहां तेजी से गिरता है तो वहां पर इस तरह डिपॉजिट नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊंचाई से गिर रहा है तो उसमें पानी में फ्लो ज्यादा होता है, तो वैसे फीचर को हम कहते हैं एस्चुअरी। तो वहां पर भी क्या है कि रिवर वाटर सी वाटर में मिल रहा है, तो वहां का भी पानी क्या हो जाएगा, ब्रैकिश होगा। तो यही कहा जा रहा है कि ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टूगेदर सच एज एस्चुअरीज एंड लेगून्स। लेगून्स क्या होता है, याद है आपको लेगून्स? लेगून्स देखिए, जब समुद्र का पानी, सॉरी समुद्र का पानी जो है वो अगर अंदर तक होता है, उसकी एक मतलब समुद्र का ब्रांच आया हुआ रहता है, और वो जो है फिर क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है मिट्टी वगैरह के जमाव से, तो एक झील जैसा बन जाता है जमीन में। समझ रहे हैं? जैसे मान, हाँ बैक वाटर, तो उसको हम कहते हैं लेगून। नहीं, बैक वाटर थोड़ा सा अलग है, बैक वाटर नहीं है, बैक वाटर से थोड़ा सा अलग है। जैसे बैक वाटर में तो पानी समुद्र से जुड़ा रहता है, लेकिन वो जमीन में अंदर तक आया हुआ रहता है, केरला में जो आप देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बैक वाटर किसी तरह बंद हो जाए, समुद्र से कट जाए, समझ गए, और बैक वाटर्स जो होते हैं वो तो काफी गहरे होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन लेगून जो है ना, लेगून जैसे क्या होता है कि जैसे बैक वाटर की तरह समुद्र का पानी आया हुआ है जमीन में, और जहां से वो जुड़ा हुआ है समुद्र से, वहां मान लीजिए किसी तरह जो है कुछ हो गया, मिट्टी जमा हो गई धीरे धीरे, या कुछ ऐसा चेंज आया जो है भूकंप वगैरह से, कि वो पानी का जुड़ाव जो लिंक था वो कट गया, अब वो बंद रह गया, एक झील की तरह हो गया, तालाब की तरह हो गया, तो उसको हम कहते हैं लेगून। समझ गए? हाँ, तो लेगून है, जैसे उड़ीसा का चिल्का लेक है वो लेगून है। चिल्का लेक जो है या पुलिकट लेक जो है, ये सब लेगून्स हैं, लेगून के एग्जाम्पल हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज है, क्योंकि इसमें सी वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है, दोनों मिला रहता है। तो यही कहा जा रहा है कि ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज सच एज एस्चुअरीज एंड लेगून्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वॉयर्स। तो इनमें क्या है कि खूब बड़ी मात्रा में मछली मिलती है। देर इज अ लॉट ऑफ फिश इन ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो ये जो है मतलब इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर होते हैं फिश के लिए, ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज। तो इसीलिए डेल्टा एरिया जैसे सुंदरबन है या जहां भी डेल्टा है, और एस्चुअरीज हैं या लेगून्स हैं, यहां पर फिश बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
तो आगे देखिए कि while capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. तो इस हाँ, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पकड़ के कोशिश करेंगे, कैप्चर फिशिंग यहाँ प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, तो यील्ड बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, और उसमें आप मछली को सब पकड़ के निकाल ही लेंगे तो फिर मछली कहाँ से पैदा होगी। तो उसको पकड़ने की जगह हम क्या करते हैं कि उसमें हम मछली को पालते हैं, उसमें मछलियों का बीज छिड़काव करते हैं, और तब हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां फिश मिल जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक है, यानी कि पानी में मछलियों को पालना। एक्वाकल्चर भी एक वर्ड है उसके लिए। जब हम किसी चीज को पानी में पैदा करते हैं तो उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। जैसे मिट्टी में हम कोई चीज उगाते हैं तो उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। तो उसी तरह अगर हम पानी में किसी चीज को उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्वाकल्चर। ओके, मछली के सेल्स में पैदा करना होगा। हाँ हाँ, तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि ब्रैकिश वाटर जो रिसोर्स होते हैं वहां पर पकड़ के अगर हम मछली का अगर करेंगे फिशिंग, तो वो हमें यील्ड बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि धीरे धीरे मछली खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो लिमिटेड है। जैसे समुद्र में क्या है कि अथाह समुद्र है, तो वहां पर आप पकड़ भी रहे हैं तो फिर से आप उसमें मिनरल्स हैं, बहुत पैदा हो जा रही मछली। लेकिन जहां अंदर मिला हुआ, जैसे कि एस्चुअरी है, डेल्टा या ये है लेगून्स हैं, ये लिमिटेड रिसोर्स है, वहां आप मछली खाली पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो वहां क्या है कि हम उसको पालते हैं, उसको हम उसमें मछली को ग्रो करते हैं, तो वहां हमें, क्योंकि वो ब्रैकिश वाटर में मछली बहुत ज्यादा ग्रो करती है, तो तब हमें ज्यादा यील्ड मिलता है इसमें। Fish culture is sometimes done in combination with a rice crop so that fish are grown in the water in the paddy field. अब इसमें देखिए क्या है, एक इनोवेशन है बहुत अच्छा, और चाइना में इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है कि ऐसे एरियाज जो होते हैं, लेगून्स हो गए, एस्चुअरीज हो गए या डेल्टाज हो गए, तो यहाँ क्या है कि मिट्टी भी बहुत फर्टाइल होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो इसमें राइस की वो क्रॉप भी लगा देते हैं, फसल धान भी बो देते हैं, और उसी धान के फसल में मछली के बीज भी छींट देते हैं। तो चूंकि पानी वहां भरा रहता है तो धान की फसल भी खूब अच्छी होती है, और उसके साथ साथ मछली भी उसमें खूब ढेर सारा पैदा हो जाता है। तो समझिए कि धान के खेत में ही, वहां धान की भी खेती करते हैं लोग और उसी में मछली भी पाल लेते हैं, ठीक है। तो ये चाइना में बहुत होता है, डेल्टा एरिया में बहुत होता है, जहां भी डेल्टा है, सुंदरबन है यहाँ हमारे यहाँ, या हुआंगो डेल्टा है वहाँ चाइना में, मिसिसिपी डेल्टा, जहां भी डेल्टा एरिया है वहां प्रैक्टिस किया जाता है कि पैडी क्रॉप भी साथ में फिशिंग के उगाया जाता है। तो मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम्स। कहा जा रहा है कि अगर और हम ज़्यादा अमाउंट में अगर फिशिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए, मोर इंटेंसिव का मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसके लिए हमें कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम्स डेवलप करना पड़ता है। कंपोजिट का मतलब हुआ जो कई चीज़ों से मिला हुआ, जैसे कि यहाँ भी आपको बोले कि राइस या पैडी का भी क्रॉप ग्रो कर दिया, तो उसमें क्या है कि उसमें पैडी का जो क्रॉप होता है तो उससे जो घास फूस वगैरह पैदा होती है वो मछली के लिए फूड का काम कर देती है, ठीक है। तो वैसे एरिया में मछली भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसा जो सिस्टम है कि जिसमें हम पैडी क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। कंपोजिट मतलब हुआ कई चीज़ों से मिला हुआ, फिश कल्चर मतलब हुआ मछली पालना, और सिस्टम हुआ मतलब, चीजों से मिला हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जो है कि आपको ज़मीन का हम ज़्यादा, जैसे उसी ज़मीन पर देखिए, उसी एरिया में आप धान भी उगा ले रहे हैं, और धान की भी अच्छी फसल होती है, क्योंकि पानी अच्छा होता है, टेम्परेचर अच्छा उसके हिसाब से होता है, मिट्टी में मिनरल्स खूब होता है, और साथ ही साथ आप उसमें फिश भी ढेर सारा उतना ही उग जाता है, हो जाता है।
ये कहा जा रहा है बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम्स। कहा जा रहा है कि ऐसा जो हम फिश कल्चर सिस्टम जो यूज़ करते हैं तो उसमें लोकल वैरायटी भी ग्रो कर सकते हैं फिश का, या इम्पोर्टेड वैरायटी भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कि जो बाहर से अगर आपने कुछ मछली के वैरायटी के बीज मंगाए, बीज कहते हैं इनके जो होते हैं, तो उनको जो दो बाहर के भी मतलब मछली आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, या लोकल जो वैरायटीज़ हैं उनको भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इन सच, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि मछली भी जो हम ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हम एक ही वैरायटी की जगह कई वैरायटी भी मिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही वैरायटी का खाली उसमें मछली को ग्रो करें, बल्कि कई अलग अलग वैरायटी के फिश को भी, वो भी कंपोजिट सिस्टम में आ जाता है। देखिए इन सच अ सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पीशीज इज यूज्ड इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। एक ही मछली के तालाब में 5 से 6 फिश के स्पीशीज को हम ग्रो कर सकते हैं। These species are selected so that they do not compete for food among them, having one minute. तो हाँ, these species are selected so that they do not compete for food among them, having different types of food habits। अब इसमें भी देखिए जो फिश का हम वैरायटी सेलेक्ट करते हैं वो ऐसे वैरायटी लेते हैं जो एक दूसरे, जिनका की फूड जो है ईटिंग पैटर्न अलग अलग होता है, यानी जो अलग तरह की चीज़ों को खाते हैं, ताकि उनमें फूड की कमी ना पड़े। अगर सब एक ही तरह का फूड खाने लगेंगे तो क्या होगा, फूड की कमी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी, जैसे प्लांट्स में आपको बताया था कि जब हम ये करते हैं इंटर क्रॉपिंग करते हैं, कि आपको बताया था कि ऐसे हम फसल लेते हैं, क्रॉप्स को लेते हैं कि जिनका कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। उसी तरह यहाँ भी है कि अगर हम फिश की अलग अलग वैरायटीज़ को ग्रो करते हैं तो ऐसी वैरायटीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं जिनका कि फूड जो है अलग अलग चीज़ होता है, तो जिससे कि एक दूसरे के साथ उनको compete नहीं करना पड़ता है कि हमें खाना है हमें खाना नहीं, तो पता चलेगा कि सबको भोजन की कमी हो जाएगी। तो हम इसलिए ऐसे वैरायटीज़ लेते हैं जो अलग अलग चीज़ों को खाते हैं, तो एक दूसरे से उनमें कंपटीशन खाने को लेके नहीं होता है। हाँ हाँ, compete से ही कंपटीशन बनता है। तो एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ पॉन्ड इज यूज्ड। तो कहा जा रहा है कि पॉन्ड में हर तरह का जो भी फूड अवेलेबल होता है फिशेज के लिए वो सारा यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अब एक ही चीज है तो एक तरह का, मान लीजिए कीड़ा है या कुछ छोटा वो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको एक फिश खा रही है तो वही खत्म होते जा रहा है, बाकी को कोई खाना नहीं। तो जितने तरह के भी पॉन्ड में खाना फिश के लिए अवेलेबल होता है वो सारा यूज हो जाता है। देखिए एज कतलाज, अब कतला एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अंडरलाइन कर लीजिए। कतला आर सरफेस फीडर्स। सरफेस फीडर्स, देखिए सरफेस फीडर्स का मतलब हुआ कि ये सब जो सरफेस पर चीजें तैरती रहती है उनको खाती हैं। कतला जो होते हैं वो सरफेस फीडर है, यानी कि ये पानी के सतह ऊपर सरफेस पर आके अपना खाना खाते हैं। ठीक है, तो एज कतलाज आर सरफेस फीडर्स, रोहूज फीड इन द मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड। रोहू जो मछली होती है वो पॉन्ड के अंदर, पानी के अंदर थोड़ा गहराई में जो चीजें पाई जाती है उनको खाती है, वो कभी भी सरफेस पर आके नहीं खाएगी। रोहू जो है जो नीचे पानी में कुछ अगर तैर रहा होगा गहराई में उसको खाती है, मिडिल जोन में। एंड मृगाल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स। और एक वैरायटी है मृगाल है और एक कार्प में कॉमन कार्प। कार्प एक फैमिली है फिश का, उसमें एक हमारे यहाँ जो पाया जाता है कॉमन कार्प। तो ये सब क्या है, बॉटम फीडर्स है, यानी कि नदी तली में, हाँ तली में जो चीजें पाई जाती है उनको खाती हैं। एंड ग्रास कार्प्स फीड ऑन द वीड्स। और फिर एक और कार्प का वैरायटी है ग्रास कार्प, जो कि झाड़ जो बॉटम में कुछ झाड़ियां वगैरह पाई जाती है, घास फूस, उनको खाती है। तो देखिए सबका आप देख सकते हैं कि फीडिंग एरिया ही डिफरेंट है,
कतला जो है वो सरफेस पर खाएगी, रोहू जो है वो मिडिल में खाएगी गहराई में, और मृगाल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प ये बिल्कुल डेप्थ में खाएंगी थोड़ा देर में। तो ये जो है थोड़ा डेप्थ में खाती हैं, तो इनका इसलिए एरिया ही डिफरेंट है। इस वजह से जो है इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है फूड के लिए, सब अलग अलग एरिया में। और ग्रास कार्प जो है वो तो वीड्स को ही खाती हैं। So together these species can use all the food in the pond without competing with each other। तो ये सब जो है जितना भी तरह का फूड अवेलेबल है, या तो ऊपर तैर रहा है या अंदर तैर रहा है या बॉटम में डूबा हुआ है या जो घास फूस है, तो हर तरह का फूड को मतलब ये लोग खा लेते हैं बिना एक दूसरे से compete किए हुए। दिस इंक्रीजेज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड। तो इससे क्या है कि फिश का जो यील्ड होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, जस्ट वेट 1 मिनट अभिषेक। ओके। हाँ, सो सो दिस इंक्रीजेज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड। तो इससे देखिए हमें क्या फायदा हो रहा है कि पॉन्ड में जितना भी तरह का फूड है वो सारा यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। चाहे वो घास फूस है, चाहे वो ऊपर तैरने वाले कीड़े हैं, चाहे बीच में तैरने वाले कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, या समुद्र के तली में पाए ये सॉरी नदी तालाब के तली में पाए जाने वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को अलग अलग ये वैरायटीज़ खा लेते हैं। तो उससे एक तो हमारा क्या है कि सारा फूड कंज्यूम हो जा रहा है, दूसरा हमारा फिश का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। हर तरह का अलग अलग वैरायटी फिश के ग्रो कर जाएंगे, उनको फूड की कमी नहीं पड़ेगी, तो सब जो है प्रॉपर अमाउंट में ग्रो करेंगे। तो इससे हमारा जो फिश का जो पैदावार है जो हमें मिलता है आउटपुट फिश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ one problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon। अब एक इसमें प्रॉब्लम ये आती है ऐसे सिस्टम में, वन प्रॉब्लम ऐसे कंपोजिट फिश कल्चर, यानी कि जब हम कई वेराइटीज को एक साथ अगर ग्रो करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम कभी कभी ये आती है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर वैरायटी जो होते हैं फिश के वो मॉनसून सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनमें आपको मैंने बताया था कि फिश का होता है कि पानी में ही अपना ये एग और स्पर्म छोड़ देते हैं, वो आपस में जाके फ्यूज हो जाते हैं, बताया था आपको। तो वो एग वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है और फिर उससे मछलियाँ ग्रो कर जाती हैं। तो ये जो है क्योंकि इनके लिए आपको बताया था कि इनके एग्स को मतलब ट्रैवल करना होता है पानी में, तो बारिश के सीजन में जब पानी बढ़ा रहता है उसी समय टेम्परेचर भी इनके लिए सही होता है। तो ये सब ज़्यादातर फिश जो है वो मानसून सीजन में ही ब्रीड करते हैं। देखिए मानसून सीजन में ही आप ध्यान देंगे कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं छोटे मोटे वो सब ब्रीड करते हैं। इसीलिए देखिए मक्खी, मच्छर और छोटे जानवर सब मानसून में बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिश भी जो है वो ज़्यादातर मानसून में ही ब्रीड करते हैं। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, इट कैन बी मिक्सड विथ दैट ऑफ अदर स्पीसीज एज वेल। तो अगर आप जो मछली का बीज है जो कि आप बाहर कहीं से जंगलों वगैरह से जाके अगर भी वहाँ से कलेक्ट किए हैं, तो उसको दूसरे वैरायटी से भी आप मिक्स कर दिए हो सकते हैं। सो मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता चलता है कि आप कहीं से मछली का बीज लाए तो उसमें मिला हो सकता है लोकल वैरायटी या अलग वैरायटी भी, तो अच्छे क्वालिटी का बीज मिलना मछली का वो एक समस्या होता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, देखिए अभी हुआ क्या, जैसे आपने कहा, आपने देखा कि जब हम अगर कंपोजिट फिश कल्चर कर रहे हैं, कई वैरायटीज को ग्रो कर रहे हैं,
तो सारे वैरायटी एक ही साथ अपना ब्रीडिंग करते हैं मानसून सीजन आने पे। तो उस तालाब से अगर आप मछली के बीज इकट्ठे करेंगे, जो बीज मतलब इनके सीड जो तैयार होते हैं पानी में, तो उसमें क्या है, सभी वैरायटी अपना अपना सीड तैयार किया होगा, एग वगैरह। तो उसमें आप जब तो उसमें तो सब मिक्स होंगे। आप उसमें ये नहीं ना कह सकते हैं कि यही वैरायटी है या वही वैरायटी का है सीड, सबका मिक्स होगा। तो ऐसे में ये दिक्कत हो जाता है कि सबके मिले जुले सीड हमें मिलते हैं, और किसी एक ही वैरायटी का अगर हम चाहें कि हाँ इसका बढ़िया क्वालिटी का मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सब एक साथ ब्रीड करते हैं। तो to overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fish in ponds using hormonal stimulation. तो इसके लिए अब क्या निकाला गया उपाय कि जो हमें पर्टिकुलर वैरायटी जो चाहिए, जो भी खास वैरायटी हमें फिश की चाहिए, तो उनको हम अलग से जो है कुछ ऐसा दवाएं उसमें डाल देते हैं कि जिससे वही वैरायटीज़ के जो फिश होते हैं वो ब्रीडिंग के लिए मतलब रेडी हो जाते हैं। तो वो अपने एग्स रिलीज करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। यहाँ पे हार्मोनल हाँ, हार्मोनल स्टिमुलेशन मतलब हुआ कि उनके हार्मोन्स को हम एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है एक्टिव करना, जगाना, एक्साइट करना। तो मतलब कि जैसे देखिए, कहने का मतलब है कि आपको बताया कि मॉनसून आएगा तो सभी वैरायटी ब्रीड करेगा। तो मॉनसून एक तरह से सबके लिए सिग्नल का काम करता है, ठीक है। मॉनसून सीजन, बारिश का आना जो है वो जनरली फिश के लिए नहीं, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ एनिमल्स के लिए एक सिग्नल का काम करता है कि हमारा ब्रीडिंग सीजन आ गया है, मेटिंग सीजन आ गया है, ठीक है। तो सभी जो भी जानवर हैं छोटे बड़े, वो अपना अपना मेटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो फिश के साथ भी वही है, फिश की जितनी वैरायटी है, अगर मानसून आया तो सबको ये होता है कि हाँ हमारा मीटिंग सीजन या ब्रीडिंग सीजन आ गया, हमें एग रिलीज करना है। तो इसमें इसी वजह से हमें क्या होता है कि मिक्स हमें मिल जाता है सबका। और हमें अगर सेपरेट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, बता रहे हैं कि जब ये रिसर्च करके देखा गया कि हर जानवर, हर ऑर्गेनिज्म जो है कुछ ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज करते हैं, या उनके बॉडी में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो उनको ब्रीडिंग करने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए मतलब तैयार करता है, उसको एक्टिवेट करता है कि हाँ हमारा मेटिंग सीजन आ गया है, या हमें मेटिंग करने के लिए हमारा फीमेल बुला रहे हैं। मतलब इस तरह का स्मेल से होता है, सिग्नल होता है, कई तरह का होता है। जैसे देखिए, आप कभी देखे होंगे कि जानवर जो है बड़े जानवर जैसे बकरियां हो गई या गाय वगैरह हो गए, तो ये सब मेल फीमेल एक दूसरे को सूंघते रहते हैं, ठीक है। तो सूंघते हैं, एक्चुअली उनके बॉडी से केमिकल रिलीज होता है, कुछ स्मेल रिलीज होता है, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि ये ब्रीडिंग के लिए या मेटिंग के लिए तैयार है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये नेचर का एक फिनोमिना है, उसको फेरोमोन्स कहते हैं। ऐसे जो ये होते हैं उनको फेरोमोन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हर जानवर में ऐसा होता है, ठीक है, कि एक कुछ पर्टिकुलर उनके बॉडी से केमिकल्स, जिनका कुछ स्मेल उसी जानवर को पता होता है, वो जो जानवर है उसको, तो वो स्मेल को सूंघ के उसको समझ जाता है कि हम लोग का ब्रीडिंग सीजन है, आया है, मतलब करना है ब्रीडिंग कि नहीं करना है, या तैयार है कि नहीं। तो इन फेरोमोन्स का रोल होता है कि मतलब उसके हमारे सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज है, सब में होता है। ईश्वर ने हर वैरायटी, हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा वैरायटी दिया, ऐसा मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो उसका हम यूटिलाइज ये करते हैं कि हम फिश का जो पर्टिकुलर फिश का हमें वैरायटी को सीड हमें चाहिए, उसका जो हार्मोन फेरोमोन होता है उसको हम रिलीज कर देते हैं पानी में। तो उसकी गंध से ये वो जो वैरायटी है वो समझ जाता है कि अच्छा हमारा ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन बाकी को वो नहीं पता चलता है। समझ गए? तो वो अपना एग पानी में रिलीज कर देगा, तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो वो उसका हमें खाली मिल जाएगा सीड बाग। समझ गए बात? यस सर। हाँ। तो इसी को कहा है यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन, कि अगर हमें कोई खास वैरायटी चाहिए, देखिए, तो उस वैरायटी का जो है हम जो है हार्मोन्स है उसको रिलीज कर देते हैं पानी में, गंध, फेरोमोन्स बोलते हैं उनको। तो उसके गंध से वही वैरायटी जो होता है वो खाली अपना अपना एग पानी में छोड़ देता है, बाकी वैरायटी उसको कुछ नहीं करता है।
तो फिर हमें पानी में जो सीड मिलता है वो उसी वैरायटी का खासकर होता है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities। तो इससे क्या होता है कि हमें उसी खास वैरायटी का सीड हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है, जितना अमाउंट में चाहिए उतना। भाई जितनी मछली है, जितना ज़्यादा बड़ा तालाब है, उसमें आप जितना उसको डाल देंगे उतना वो मछली अपना अपना सब एग ले करेगा और उसका सीड हमें मिल जाएगा, बाकी वैरायटी का नहीं मिलेगा। तो वहाँ हमें प्योर फॉर्म में उसी का खाली, नहीं तो ऐसे अगर इन जनरल आप जाएंगे तालाब से लेने तो आपको सबका मिक्स वैरायटी मिल जाएगा सीड जो है मछली का जो है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ। नाउ तो दिस वाज अबाउट फिशिंग। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बी कीपिंग। फिशिंग के बारे में इतनी बातें हो गई। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट प्रैक्टिस, दैट इज बी कीपिंग। मधुमक्खी को पालना। मधुमक्खी पालना भी एक बहुत फायदेमंद है, क्योंकि देखिए आज के डेट में आप देखते हैं हनी का इतना डिमांड है, बढ़िया हनी मिलता नहीं है, और अभी भी इसको लोग बहुत ज़्यादा मतलब नहीं अपनाए हैं। ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ के बारे में। केरला वगैरह साउथ में और कहीं कहीं इसके बारे में अच्छा खासा अवेयरनेस लोग का पालते हैं काफ़ी, लेकिन इधर जो है अभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुआ है बी कीपिंग के बारे में। तो हनी देखिए इतना मतलब कि एक अच्छी चीज़ है और उसका इतना डिमांड है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का हनी जल्दी मिलता नहीं, और ठगी ज़्यादा है। सब जो है ठगता हुआ चलता है, लोग जो है घर में आके दे जाएगा, ठगेगा सब जो है। तो हाँ बोलेगा सर अभी निकालें अभी निकालें, पिताजी को हमारे भी ठग लेता है सब जो है, कहेगा कि हाँ सर देखिए वहाँ पेड़ से निकाले, वहाँ पेड़ से निकाले हैं। तो कहने का मतलब है कि हनी इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फूड, लेकिन वो उसका चूंकि बी कीपिंग का अवेयरनेस नहीं लोगों की। मधुमक्खी भी पाला जाता है भाई, करना कुछ नहीं होता है अपना। अगर पेड़ वेड़ आपके यहाँ ज़मीन है खाली, गार्डन बगीचा वगैरह है या पेड़ वेड़ है, उसमें आप लगा दीजिए अपना, वो तो मधुमक्खी बाकी काम अपने आप कर लेता है। खाली उसको मैनेजमेंट करना होता है जाके समय समय पर, उसके लिए घर एक लकड़ी का बना देना रहता है, उसमें अपना वो ताकि वो ठीक से रहे अपना, फिर वो उसमें अपना पालता है लोग, ठीक है, आराम से। तो उससे अच्छा खासा इनकम होता है। हनी का इतना डिमांड है, अच्छा प्योर हनी दीजिएगा तो बहुत, उसका 1000 रुपये किलो से भी उसका रेट ज़्यादा है जो है। तो लेकिन अब लोग उसको करें तब तो देखिए बी कीपिंग के बारे में देखेंगे। हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज़ बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज। तो कहा जा रहा है कि हनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और इसीलिए मधुमक्खी को पालना जो है ताकि उससे हम हनी निकाल सकें, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर का एंटरप्राइज मतलब काम बन चुका है। एंटरप्राइज मतलब यहाँ एंटरप्राइज पे मतलब होता है एक बिजनेस वेंचर, बिजनेस का कोई काम जो हम कमर्शियल काम करते हैं उसको एंटरप्राइज कहते हैं। बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटी देखते हैं जितना भी बेचने का रहता है सब नाम लिखा रहेगा, ये एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज। दुकान का नाम देखते हैं बड़ा बड़ा, जो बहुत सारा तरह का दुकान रहेगा तो ये इंटर नाम रहेगा कि मैं ये राकेश एंटरप्राइजेज, तो अभिषेक एंटरप्राइजेज, ठीक ये है। बिजनेस का। हाँ, जहाँ भी जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें बेची जाती हैं, ठीक है, तो वो अपना एंटरप्राइजेज ना, एंटरप्राइज का ऐसे मतलब होता है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप करते हैं उसको एंटरप्राइज कहते हैं। बिजनेस एक्टिविटी। तो यही कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर को कमर्शियल एक एक्टिविटी के रूप में डेवलप हो रहा है, कि मतलब जो मधुमक्खी किस लिए लोग अपने शहद पीने के लिए तो नहीं पालता है, तो पालता है बेचने के लिए शहद को, उससे आपको कैश मनी इनकम होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक कमर्शियल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बन चुका है, कि मतलब एग्रीकल्चर में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं ये सब काम करके। देखिए सिंस बी कीपिंग, देखिए ये सब क्या है कि हमारे बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अक्सर ये रहता है इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कर रही है, लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे यहाँ जब एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है हमारा, तो ये सब चीज़ एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री में आता है, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हनी, तो इस सब का जो है मतलब बहुत स्कोप है हमारे यहाँ,
ठीक है, तो इसीलिए आपको बता रहे मेंस में सब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखना ये सब होता है ज्योग्राफी में। तो देखिए, सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट्स, फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। कहा जा रहा है कि बी कीपिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। आपको क्या है कि बस अगर आपके पास खाली जमीन है, बगीचा है, ये सब पेड़ वगैरह है, तो बस उसमें थोड़ा सा कुछ उसमें एक घेर देना रहता है ताकि मधुमक्खियों को रहने के लिए, मतलब लकड़ी से थोड़ा सा घेर दिए, ठीक है, बस अपने आप। बाकी तो उसमें घर वर बनाना सब अपने आप कर लेती है मधुमक्खी, ठीक है। आपने प्लास्टिक से कवर कर दिया या लकड़ी से कवर कर दिया, जैसे भी, तो बस इतना ही खर्च उसमें होता है और कोई खर्च नहीं होता है। तो बाकी तो मधुमक्खी आपको तो बिना मेहनत किए अपना छत्ता लगा लेती है, तो उसमें खर्च क्या करना है। तो उसमें लेकिन उससे अच्छा खासा इनकम आपको मिल सकता है। तो फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा, और लेकिन किसान को अपना उससे भी एक इनकम का एक्टिविटी हो जाता है। In addition to honey, the beehives are a source of wax which is used in various medicinal preparations. कहा जा रहा है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उससे हनी तो जो निकल गया सो निकल गया, उसके अलावा जो उसमें वैक्स बनता है जिससे वो लोग का छत्ता बना रहता है, उस वैक्स का भी बहुत सारा मेडिसिन उससे बनता है, तो उसका भी इस्तेमाल हो जाता है, छत्ता का भी और हनी का वैक्स भी। मतलब छत्ता। छत्ता वो वैक्स से ही बनाते हैं ना, वो मोम जैसा कुछ चीज रहता है, उसको जो एक एक करके देखिए बनाता है। तो वो जो उतना बड़ा आप छत्ता कहीं लगा हुआ देखते हैं, वो बेसिकली अंदर तो उसमें शहद भरा रहता है, लेकिन वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है वो वैक्स से बना होता है। तो उस वैक्स का भी जो है उसका मेडिसिन बन जाता है। देखिए, द लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिस सेराना। देखिए, एपिस जो वर्ड है, APIS, एपिस, ये बी का फैमिली के लिए होता है। यस सर। हाँ, एपिस जो है वो बी का फैमिली को एपिस कहते हैं। तो एपिस सेराना इंडिका, इंडिका हो गया इंडियन, इंडिका बताया था कि जहां भी इंडियन वैरायटी रहेगा तो उसके लिए इंडियन आ जाएगा वर्ड। तो जो इंडियन बी हमारे यहाँ जो पाया जाने वाला मधुमक्खी है, उसका साइंटिफिक नेम है एपिस सेराना इंडिका। एपिस सेराना मतलब कि बी का फैमिली है, जो इंडियन फैमिली है वो एपिस सेराना हो गया, और इंडिका हो गया जो इंडिया का हो गया। जैसे इसमें होता क्या है ना कि फैमिली, जैसे सबसे पहला नाम होता है उसका पूरा ब्रॉड फैमिली नेम। अगर मान लीजिए फैमिली में भी कई अलग अलग वेराइटी है, जैसे कि देखिए घोड़ा, अगर हम या ऊंट लेते हैं, तो घोड़ा है, कहते हैं एक अरबी घोड़ा होता है, एक इधर का पाया जाने वाला घोड़ा है। तो अब घोड़ा तो एक हो जाएगा नाम उसका फैमिली नेम, फिर अगर उसमें बड़ी अलग अलग वैरायटी की एक अरबी नस्ल अलग है, एक इधर, तो उसका नाम हो जाएगा। उसके बाद अरबी नस्ल का घोड़ा जो अगर रूस में पाया जाता है कि जर्मनी में पाया जाता है, तो फिर उसका लोकल नाम हो जाएगा उस कंट्री के हिसाब से, समझ गए। तो उसी तरह से ये एपिस और सेराना है जो नस्ल है, और इंडिका है जो इंडिया में पाया जाने वाला, तो इंडियन बी। उसके बाद आगे है देखिए ए डॉर्साटा, एपिस, ए शॉर्ट में लिख दिया है एपिस डॉर्साटा, द रॉक बी, पत्थरों में पाए जाने वाले, जो पत्थरों पथरीले जगहों पर जो मधुमक्खी पाई जाती है, पहाड़ों में या पथरीले प्लेटू एरिया में, इन सब जगह पर उनको कहते हैं एपिस डॉर्साटा। एंड एपिस फ्लोरा, द लिटिल बी। और जो ज्यादा फूल वगैरह पर जो, देखिए एक छोटा वैरायटी आप देखे होंगे मधुमक्खी जैसा, वो काटता नहीं है, फूलों पर मंडराता है, वो भी मधुमक्खी जैसा लगता है, उसी कलर का होता है, लेकिन वो काटता नहीं है, ठीक है। फूलों पर मंडराता रहेगा या कहीं मीठा चीज वगैरह रहेगा, उस सब पर मंडराता रहता है, तो उसको कहते हैं लिटिल बी, और उसका नाम है एपिस फ्लोरा। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स। हाँ। तो फ्लावर्स के ऊपर जो मंडराता है, या छोटा होता है, या आप मिठाई की दुकान वगैरह पर देखते होंगे, छोटा छोटा, एक तो बड़ा होता है वो अलग है, छोटा छोटा रहता है, चाय वाय जहाँ बनता है वहाँ भी घूमते रहेगा अगल बगल मीठी चीज़ों के आसपास, तो दैट जैसे इज। गुड़ के पास, गुड़ हाँ के हाँ पास। हाँ, तो इसको हम कहते हैं एपिस फ्लोरा, ये दूसरी वैरायटी हो गई। एन इटालियन बी वैरायटी
एपिस मेलिफेरा हैज ऑल्सो बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। एक इटली का एक बी का वैरायटी है जिसका काफ़ी ज़्यादा हनी बनाता है, तो उसका नाम है एपिस मेलिफेरा। ये इटली का वैरायटी है बी का, उसका हनी काफ़ी ज़्यादा वो बनाती है। अब यहाँ जैसे आपको भेजा था तो उसमें आप इसमें देख सकते हैं फोटोग्राफ में कि लाइन से जो है छोटा छोटा लकड़ी का बॉक्स टाइप का बना देते हैं, तो उसमें आराम से अपना छत्ता लगा लेते हैं मधुमक्खी। तो आप लाइन से अगर ज़मीन है उसमें एक के बाद एक लकड़ी का बस चौकोर बक्सा जैसा खुला बना दें और उसमें सब आके अपना बना लेती है, तो उसको कमर्शियल एरिया में आप कम एरिया में ज़्यादा मधुमक्खी पाल सकते हैं। खैर, दिस इज द वैरायटी कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। जो मेलिफेरा इटली का जो मधुमक्खी है, देखिए इटली से लाया गया वैरायटी को, क्योंकि उसका हनी बहुत ज़्यादा वो बनाती है। तो हम लोग जो कमर्शियली हनी खरीद के खाते हैं, डाबर और पतंजलि और झंडू और जो भी कंपनी का, तो वो सब जो है इसी बी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, एपिस मेलिफेरा, क्योंकि इसका हनी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, क्योंकि ये मेहनती ज़्यादा होते हैं। देखिए, द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, ये बहुत ज़्यादा हनी कलेक्ट कर लेते हैं। दे स्टिंग समवॉट लेस, और ये अगर काटने पे इनके दर्द भी कम होता है। स्टिंज का मतलब होता है जलन। हाँ तो जलन हाँ, बाइट रहता है नहीं उसका। नहीं, बाइट तो है ही, माने बाइट से ही तो जलन होगा ना। हम्म, तो ये कहने का मतलब है कि दे स्टिंग समवॉट लेस, एक तो काटते कम है, ठीक है, ये काटते कम है, और अगर काटते हैं तो उनका जलन उतना नहीं होता है काटने से। ये कहा जा रहा है कि काटते भी कम है और उनका काटने से जो जलन, हमें तकलीफ भी उतना नहीं होती है। They stay in a given beehive for long periods and breed very well. तो ये जो है अपने छत्ते में काफ़ी लंबे समय तक एक ही छत्ते में रहते हैं, और ये बड़ी ब्रीड बहुत अच्छे से करते हैं, यानी कि इनकी संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपियरीज आर इस्टेब्लिश्ड। तो मतलब कमर्शियल वे में, यानी बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हनी को बनाने के लिए हम लोग मधुमक्खी की भी खेती करते हैं। ऐसे जगहों को हम कहते हैं बी फार्म या एपियरी कहते हैं, APIARY, जिसका कि प्लूरल है IES लग गया है। तो एपियरीज आर इस्टेब्लिश, जहाँ मधुमक्खी पालते हैं उसके लिए देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, तो उसमें लाइन से जो है लकड़ी के चौकोर बक्से टाइप के बना दिए जाते हैं कवर करके, तो उसमें ये जाके एक एक में अपना एक एक छत्ता बना लेते हैं। तो उसमें हम फिर बाद में उसको हनी उससे निकाल सकते हैं, और उसमें जो है चूँकि ढका रहता है तो किसी तरह का डस्ट नहीं जाता है, गंदगी नहीं जाती, साफ रहता है। देखिए द एपियरी नॉर्मल सेंस में वो हानि का काम। हाँ, जहाँ आप मधुमक्खियों को पालते हैं बस उसको एपियरी कहते हैं। जैसे नर्सरी कैसे हुआ, नर्सरी हुआ जहाँ पेड़ समझ पौधे गए। पालते हैं, वैसे एपियरी हो गया। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पास्चरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। कहा जा रहा है कि जो हनी बनता है उसका वैल्यू या उसका जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है कि मधुमक्खियों को आसपास किस तरह के फूल या घास फूस पेड़ पौधे मिल रहे हैं। पास्चरेज का मतलब हुआ फूल पत्ती पेड़ पौधा, ठीक है, पास्चर से बना पास्चरेज। पास्चर का मतलब हुआ कि जो उनको खाने पीने के लिए क्या आसपास मिल रहा है, फूल पेड़। अब मधुमक्खी क्या खाती है, फूल पत्तों पर ही बैठती है। तो और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। आपको पता है मधुमक्खी क्या करता है, फूलों का रस जो है जाके पीती है, नेक्टर उसको या पॉलन कहते हैं। तो उससे वो अपना आके नेक्टर जाके पीती है, पॉलन ग्रेन्स उसको खाती है, और उसी से अपना उसके बॉडी से हनी निकलता है जिसको वो जमा कर देती है। हनी देखिए कैसे बनता है, जानते हैं? हनी देखिए, जो मधुमक्खी है वो जाके फूलों का रस जिसको नेक्टर कहते हैं और उसका जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसको खाती है।
उसके बॉडी में प्रोसेसिंग होता है उसका, और वो फिर हनी बन के निकलता है उसके बॉडी से। तो उस हनी को वो जो है फिर वो स्टोर कर देती है जाके अपना छत्ता में जो है, उसी हनी को हम लोग खाते हैं। In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of honey. तो जो आसपास में फूल होंगे, जिस तरह के पेड़ होंगे, उसी के अनुसार हनी का टेस्ट भी होता है। हनी का भी टेस्ट जो है एक ही नहीं रहता है, बल्कि डिपेंड करता है कि किस तरह के आसपास में पेड़ पौधे हैं, फूल हैं। तो जानते हैं, मतलब इनफैक्ट अगर आप अमेजन पे खोजेंगे तो स्पेसिफिक टेस्ट वाले हनी मिलते हैं या पेड़ वाले हनी मिलते हैं। जैसे कि हनी अगर नीम के पेड़ पे लगाया छत्ता तो उसका नीम हनी हो जाता है, ठीक है। जामुन के पेड़ पे लगाया तो जामुन हनी, यूकलिप्टस के पेड़ पे यूकलिप्टस हनी हो जाए। इस तरह अलग अलग तरह के पेड़ों पर पाए, मुनगा के पेड़ पे लगता है तो मुनगा वाला हनी हो जाता है, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है उसी हिसाब से। और वो फायदा, क्योंकि भाई नेचुरल है कि वो क्या पी रहा है, उसी फूल का रस पी रहा है, उसी पेड़ का पत्ते का रस पी रहा है। तो जो जैसा पेड़ पौधा रहेगा, जैसा फूल पत्ती रहेगा, वैसा ही उसका स्वाद होगा हनी का। तो इस तरह से जो हनी का टेस्ट जो है और क्वालिटी किस पर डिपेंड करता है कि आसपास किस तरह के पेड़ पौधे और फूल पत्ते हैं। Yes, sir. सो विथ दिस टॉपिक इज नहीं, हाँ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज जो है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अभी फिशिंग और बी कीपिंग को देखा, और इससे पहले हम लोग देखे थे जो है पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, और उसके पहले हमने एग्रीकल्चर को देखा था। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बायोलॉजी का जो है, और इसके साथ बायोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया।